गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 18 अप्रैल हम देखेंगे इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को। तो हम चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि 17 अप्रैल यानी कल जो 17 अप्रैल था उससे रिलेटेड एक घटना है जो काफ़ी एग्जाम में कई बार पूछा गया है यहाँ से प्रश्न रिलेट करके, यानी कि पोलियो से। क्योंकि अभी आप देख रहे हो जैसा कि कोविड-19 का अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं आया है, पूरा दुनिया देख रहे हैं त्रस्त है पूरे दुनिया। तो उसी प्रकार पोलियो भी एक रोग था, जब तक उसका वैक्सीनेशन नहीं आया था तो काफ़ी लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन फिर उसका फलस्वरूप वैक्सीनेशन आया और दो तरह के वैक्सीनेशन आए। एक आप देखते होंगे बच्चों को 2 बूंद दिया जाता है जीभ पर, इसके अलावा इंजेक्ट किया जाता है सुई भी। तो ये दोनों को आप जो इनके आविष्कारक थे इनके नाम आपको याद रखना है। तो चलिए कल ही के दिन 17 अप्रैल 1962 में विश्व 1962 से विश्व में पोलियो वैक्सीन बच्चों को पिलाने की मंजूरी मिली। और कब से मिली? तो 1962 से। और इसको विकसित किन्होंने किया था? तो ये नाम आपको रखना है एल्बर्ट सॉबिन ने, जो ओरल दिया जाता है, मुंह में पिलाया जाता है। लेकिन इससे पहले एक और जो विकसित किया गया था वह सुई के रूप में इंजेक्ट किया जाता था। तो सबसे पहले किन्होंने किया था? तो वे जोनास सॉल्क ने। तो वे ठीक 12 अप्रैल को किए थे। तो दोनों अप्रैल की घटना इसलिए याद रखिएगा, लेकिन इन्होंने 1955 में किया था। अब चलिए पोलियो से अगर और प्रश्न रिलेट करेगा कि भारत में पोलियो को कब खत्म किया गया, तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि भारत अभी फिलहाल पोलियो मुक्त देश है, यहाँ वैसे संक्रमण व्यक्ति नहीं मिले हैं पोलियो से। तो चलिए जानते हैं कि भारत कब पोलियो मुक्त हुआ। तो देखिए 27 मार्च 2014 को भारत क्या हो गया? तो पोलियो मुक्त हुआ था। तो ये सारे बात आपको यहाँ से याद रखनी है। अब चलिए हम बढ़ते हैं आज का जो हमारा प्रश्न है पहला, उसके अंतर्गत विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो यह 17 अप्रैल को मनाया गया। इस बार यह 30वां अर्थात सेलिब्रेटिंग 30 ईयर्स जो अपना है 30वां साल सेलिब्रेट कर रहा है। कौन? तो वर्ल्ड हेमोफीलिया डे जो मनाया गया 17 अप्रैल को। चलिए इससे संबंधित हम अन्य फैक्ट को जानते हैं। जो हीमोफीलिया है एक ऐसा रोग है, एक ऐसा आनुवांशिक रोग है, अगर इससे एक बार कोई व्यक्ति को चोट लग जाता है और खून का स्राव स्टार्ट हो जाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको किसी दुर्घटना में चोट लग गया और उसका खून बहना स्टार्ट हुआ, तो वह खून बंद नहीं होता, फलस्वरूप खून के कमी के कारण क्या होता है? तो उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो काफ़ी ही कह सकते हैं भयावह रोग है ये। इसमें जो खून का कमी होता है और जो खून का स्राव बंद नहीं होता, यह एक प्रोटीन के कारण होता है। आप उसका नाम याद रख सकते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन के कारण ऐसा होता है। जिसके शरीर में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी है उसके खून नहीं रुकते हैं। आप एक और चीज़ याद रख सकते हैं, जो हमारे शरीर में खून का थक्का जमाने का काम कौन करता है? जो ब्लड क्लॉटिंग होता है। अगर हमें चोट लगता है तो देखिए वहाँ पे क्या होता है? तो खून का थक्का जम जाता है, तो वह विटामिन के कारण। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, विटामिन के भी। हालांकि जो इस रोग है, इस रोग के भारत में पीड़ितों की संख्या काफ़ी ही कम है, तो आपको इसे यहाँ से रिलेट करके याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो कोरोना संकट के दौर में किसानों को राहत देने के लिए शुरू किया गया है? तो ऐसा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो किसान रथ। यहाँ पे देख सकते हैं यही मोबाइल ऐप है किसान रथ। तो किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में खेती और किसानी के लिए लगातार काफ़ी ज़्यादा प्रयास हो रहे हैं। तो इससे कृषि उत्पादों का क्या होगा? तो सुचारू परिवहन। पहले जब यह स्टार्ट हुआ तो पहले दिन ही 5 लाख से ज़्यादा वाहन इसके लिए उपलब्ध कराए गए हैं। तो किसान रथ आपको याद रखना है, मोबाइल ऐप है एक तरह का। नेक्स्ट यहाँ पर क्या गया है कि लॉकडाउन के मद्देनज़र विस्थापित हुए दिव्यांगों की सहायता के लिए बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय संगठन आगे आया है। उसका नाम क्या है? तो एक राष्ट्रीय संगठन है वह इसके लिए आगे आया है। कहाँ का? बेंगलुरु का। तो उसका नाम है समर्थनम ट्रस्ट। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं कि जो समर्थनम ट्रस्ट है यह राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन है। पिछले 23 वर्षों से दिव्यांग जन, हमारे जितने भी दिव्यांग जन हैं उनके लिए क्या करते हैं? तो उनके हित में कार्यरत हैं। अब चलिए बेंगलुरु है तो थोड़ा हम इसके लोकेशन को जान लेते हैं। कहाँ है बेंगलुरु? तो बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका की राजधानी है। यही देखिए
कर्नाटका है। कर्नाटका के चलिए थोड़ा लोकेशन के बारे में जानते हैं। कर्नाटका नॉर्थ में किससे सीमा साझा कर रहा है, तो महाराष्ट्र से। फिर यहाँ पे देखिए ये जो ट्रायंगल टाइप के बना हुआ है ये कौन है, तेलंगाना है, तो तेलंगाना से साझा कर रहा है। तेलंगाना के ठीक नीचे आइए तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद तमिलनाडु हो गया, फिर यहाँ पे ये केरला हो गया, तो और यहाँ पे ये गोवा। तो इतने सारे से क्या कर रहा है, तो अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो यहाँ पे ये सारे आपको नाम याद रखना है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, गठन कब हुआ था कर्नाटका का। तो गठन कई बार पूछे गए हैं, तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। किसका, तो कर्नाटका का। इसकी राजधानी जैसा कि उसी के बारे में अभी चर्चा हो रहा था। यहाँ से आप और याद रख सकते हैं, यानी कि 15 अप्रैल को, पिछले दिन 15 अप्रैल को, तो कौन सा राज्य था जो 15 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया था, तो वह हिमाचल प्रदेश था। हालांकि कोविड-19 के कारण वह इसे ऑफिशियली नहीं मना पाया ढंग से, तो ये आप याद रखिएगा 15 अप्रैल को किसका था, तो हिमाचल प्रदेश का। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इससे रिलेटेड और कि यहाँ के गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है कर्नाटका के, तो विजूभाई वाला। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा बीजेपी से हैं। यहाँ पे 3 जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि उप मुख्यमंत्री हैं। तो कौन कौन है, यहाँ तीनों नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, तीनों बीजेपी से रिलेटेड हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है हम उसे देखते हैं। यहाँ पे कहा गया कि RBI ने बाजार में नकदी के प्रभाव और अधिक ऋण उपलब्ध कराने के उपायों की घोषणा की है। रिवर्स रेपो रेट 4% से घटाकर 3.75% करने की घोषणा की है। तो पूछा जा रहा है कि RBI के जो अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो RBI के गवर्नर कौन है, शशिकांत दास। तो यहाँ पे चलिए 2 चीज़ का बात किया गया, एक किया गया रिवर्स रेपो रेट का। तो हम जानते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या है और रेपो रेट क्या है, दोनों चीज़ के बारे में जानते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। तो रेपो रेट ऐसी व्यवस्था होती है जिस पर अल्पकालिक समय के लिए जो कॉमर्शियल बैंक है, जितने भी वाणिज्य बैंक हैं, वे रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करता है। मान लीजिए ये रिजर्व बैंक है, अगर इससे बैंक क्या करेगी, तो यहाँ से कैश लेगी और वही कैश अन्य लोगों को, यानी कि हम जैसे व्यक्तियों को क्या करेगी, तो बैंक प्रोवाइड करेगी। वह बैंक का इनकम क्या होता है, तो बैंक का इनकम जो होता है वह ब्याज से होता है। तो बैंक सबसे पहले किससे ली, RBI से। तो RBI जिस रेट पर उसे दिया हुआ पैसा कि लो हमें तुम्हें इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन बदले में तुम्हें इतना ब्याज देना होगा, तो वही क्या हो गया, रेपो रेट। लेकिन अगर मान लीजिए RBI को पैसे की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उससे पैसे लेगा, तो उससे क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों आपको क्लियर हो गया। अब आप इसे सिंपली ऐसे समझिए, मान लीजिए बाजार में नकदी ज़्यादा डालना है, अभी देख रहे होंगे नकदी की ज़्यादा कैश की ज़रूरत है, तो वहाँ पे क्या करेगी, जो रेपो रेट है उसको बैंक क्या करेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि बताया गया, देखिए कहा गया कि अधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए घोषणा किया गया, जिसमें नकदी के प्रभाव को, देखिए बाजार में नकदी के प्रभाव और अधिक ऋण को उपलब्ध कराने के लिए ऐसा किया गया है। तो नकदी को अगर बढ़ाना है बाजार में, तो क्या करेगा, जो रेपो रेट है उसको घटा दिया जाएगा, और जो रिवर्स रेपो रेट है अगर उसको बढ़ा दिया जाएगा, तो नकदी की निकासी क्रिया होगा, जितने भी मार्केट से जो नकद है उसे क्या हो जाएगा। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया तो बैंक को क्या होगा, जो कर्ज लेना होगा RBI से महंगा हो जाएगा। अगर बैंक के पास ही पैसा ज़्यादा नहीं रहेगा तो फिर लोगों को कैसे देगी वो पैसा, इसलिए वहाँ से क्या होगा, पूरे बाजार से पैसा का कहाँ चला जाएगा, RBI के तहत। तो RBI की एक पॉलिसी है, वो इसके अंतर्गत वे सारा मॉनेटरी पॉलिसी सुने होंगे, उसी के अंतर्गत RBI ऐसा करता है और मार्केट में व्यवस्था को बनाए रखती है, जितने भी अच्छी स्थिति से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए आगे, यहाँ पे कहा गया कि किस राज्य के एक शोध संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक नया तीव्र सस्ता डायग्नोसिस्ट यानी नैदानिक परीक्षण विकसित किया है। यह एक बड़ी सफलता साबित हो सकती है। तो ऐसा किसने किया है, तो केरल ने किया। चित्रा इंस्टीट्यूट के बारे में कई बार बताया गया करंट अफेयर में मेरे द्वारा, तो आज डिटेल यहाँ पे नहीं करूँगा। तो यही है वो चित्रा त्रिवेणल इंस्टीट्यूट फॉर, तो इसी के द्वारा किया गया। तो यह कहाँ है, केरला का है। किस नाम से करेगा, तो लैंप एन से, यह जो है एन जीन का पता लगाएगा। अब चलिए थोड़ा हम केरला के बारे में जान लेते हैं, उसकी स्थिति को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यही है आपका जो रेड कलर में केरल है,
यहाँ देखिए तमिलनाडु से इसका सीमा लग रहा है, ऊपर में किससे, तो कर्नाटका से। तो ये दो से इसका सीमा साझा कर रही है। इधर हो गया अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे में हिंद महासागर। तो अब चलिए आपको यहाँ से याद रखना है कि अगर पूछेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम, अगर हम अंडमान निकोबार को छोड़ दें तो मुख्य भूमि से पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी याद रखिएगा, केरला में नहीं है, यही तमिलनाडु में है। समझ गए ना। तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तमिलनाडु, केरला नहीं। यहाँ से आपको रिलेट करके याद रखना है। अब इसका स्टेटहुड का इसको दर्जा कब मिला, तो 1956 में, और 1 नवंबर को ही। इसका कैपिटल कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। यहाँ से आप इनके गवर्नर को नाम याद रखिए केरल के, तो कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। और चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन। तो ये आपको यहाँ से रिलेट करके याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट है कि किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन ने अपने यात्रियों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू किया है, जो 10 मिनट में परिणाम देता है। तो ऐसा किसने किया है, तो दुबई का एक जो एयरलाइन कंपनी है एमिरेट्स, उसके द्वारा किया गया। दुबई के बारे में डिटेल कल ही बताया ही गया था। तो यह क्या है, अपने यात्रियों की जांच करेगा, जितने भी यात्री हैं उसकी त्वरित जांच करेगा, मात्र 10 मिनट में उसका रिपोर्ट दे देगा। तो काफ़ी अच्छी पहल है। तो किसके द्वारा किया गया है, एमिरेट्स एयरलाइंस के द्वारा। एमिरेट्स एयरलाइंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दुबई में है। कहाँ है, दुबई में। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कोविड-19 महामारी के बीच दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइन के संदर्भ में किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध कहा गया। अभी आप सार्वजनिक अपराध पर जो सार्वजनिक जगह हैं वहाँ पर नहीं थूक सकते हैं। अभी देख सकते हैं कि थूक से भी यह रोग फैल रहा है, तो इसीलिए सारा ये सब बंद कर दिया गया। किसके तहत किया गया, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ऐसा किया गया है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, कौन सी धारा, इसकी धारा 51 के तहत सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय अपराध बनाया है। साथ ही अगर आप मास्क नहीं पहन कर जाते हैं तो ये भी अपराध घोषित किया जाएगा। अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं, इसे दरकिनार करते हैं, तो आपको 1 साल की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। तो इसे रिलेट करके यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR कई बार बताया गया ने हाल ही में किस प्रजाति में कोरोना वायरस की उपस्थिति की खोज की है, तो ऐसा चमगादड़ में। तो जो हमारी ICMR है उसने क्या किया है कि दो चमगादड़ प्रजातियों में एक तरह से अनेक कोरोना वायरस की उपस्थिति के बारे में बताया है, जो अभी के कोरोना वायरस से अलग है। हालांकि इस बात से यह कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि यह जो विषाणु है मनुष्य के में रोग का कारण बन सकता है। जैसे कई हैं तरह तरह के विषाणु हैं, लेकिन हर जरूरी थोड़ी है कि हर विषाणु जो है मनुष्य के शरीर में रोग का कारण बन सकता है। तो ऐसा खोजा गया है, कोरोना वायरस टाइप कहीं है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वह रोग का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को कितने राशि की स्वास्थ्य सहायता दी है। तो अमेरिका ने कितने राशि की स्वास्थ्य सहायता दी है, तो $59 लाख, काफ़ी बड़ी रकम है। तो ऐसा दिया गया है कि भारत अपने जो अभी स्थिति है इससे अपने आप को आगे निकाले। तो चलिए अमेरिका की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। चलिए भारत से इसको रिलेट करके देखते हैं। ये देखिए हमारा प्यारा इंडिया से आप आए, ये हो गया इंडियन ओशियन, अफ्रीका महादेश। अब यहाँ पे आ जाइए, ये कौन है, अटलांटिक महासागर। ये दक्षिण क्या गया, ये उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिणी अमेरिका। तो चलिए हम अमेरिका के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो अमेरिका की सीमा किस किस से लगती है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हो गया प्रशांत महासागर, ये अमेरिका के ऊपर में कौन सा हो गया, कनाडा, और अमेरिका के ठीक नीचे में हो गया मैक्सिको। तो ये दोनों देश का नाम आपको याद रखना है, 2 बड़े देशों से इसकी सीमा लग रही है। ये देखिए अलास्का है, ये भी किसका पार्ट है, तो ये कनाडा का, ये अमेरिका का ही पार्ट है। इसे रूस से अमेरिका ने खरीदा था। तो इससे यहाँ पे सारे बात आपको यहाँ से याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया कि हाल ही में R.V. बुस्कुटे का निधन हो गया। यही थे R.V. बुस्कुटे, महाराष्ट्र के, उनका निधन हो गया। या किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत छोड़ो आंदोलन का ये हिस्सा भी थे। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था गांधी जी द्वारा, उसके में यह पार्टिसिपेट कर चुके थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फेसबुक ग्रुप में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य
ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जिसके अंतर्गत बाहर फंसे अपने नागरिकों को 3500 रुपये देने की व्यवस्था की गया है। तो ऐसा किसने किया है? तो ऐसा अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने किया है। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश की स्थिति को देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश को तो लगातार स्थिति दिखाया जा रहा है, तो आप इससे पूरी तरह जान गए होंगे। यहाँ पे इधर किससे लग रहा है इसकी सीमा? तो इधर कौन सा देश हो गया? इधर म्यांमार हो गया। ऊपर में कौन सा देश हो गया? चाइना हो गया। तिब्बत था, चाइना उसको क्या कर लिया? तो हड़प लिया है। तो इससे आप याद रखिएगा, ज़्यादा इसकी राज्यवार अब लोकेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको रट गया होगा। चलिए इसके देख लेते हैं। यूनियन टेरिटरी था पहले यह क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश था। बाद में इसे एक स्टेट का दर्जा मिला। तो स्टेट का दर्जा कब मिला अरुणाचल प्रदेश को? ये तिथि याद रखने आपको 1987, वेरी इंपॉर्टेंट, 1987 आपको याद रखना है। इसका कैपिटल ईटानगर है। अब चलिए यहाँ के हम जो सीएम हैं उनको देख लेते हैं। तो कौन है? पेमा खांडू, बीजेपी से हैं। तो पेमा खांडू के याद रखिएगा। जो यहाँ के गवर्नर है वह है बीडी मिश्रा। तो इतनी सारी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में देखा गया है कि सी घाट वेबसाइट एक लॉन्च किया गया है। कौन सा? सी घाट। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। चलिए जानते हैं कि सी घाट है क्या। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि लॉकडाउन में होम डिलीवरी सेवा हेतु, होम डिलीवरी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अभी देख रहे हैं कि जितने भी और दवा है, फ्रूट्स है, ये सब का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए सी घाट नाम का एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा। छत्तीसगढ़ के लोकेशन के बारे में पहले बता दिया चुका है, कुछ दिन बाद फिर इसे रिपीट किया जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे है कि हाल ही में WWF इंडिया ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया है? पर्यावरण शिक्षा जो कार्यक्रम है यानी कि इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम है, इसके किन्होंने बनाया है? तो विश्वनाथ आनंद को इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। WWF के बारे में तो आप परिचित होंगे, वर्ल्ड वाइड फंड। ये कौन है? विश्वनाथ जो आनंद है 5 टाइम रह चुके हैं वर्ल्ड चैंपियन। तो 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन। तो इससे कई बार पूछा गया है, ऐसा देखा गया है कि यह कौन से खेल से रिलेटेड है, ऐसा पूछा गया है। तो यह कौन से खेल से रिलेटेड है? तो चेस यानी कि शतरंज से ये रिलेटेड है। यहाँ से ये आपको याद रखना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसको बताने के चक्कर में। अगर आप चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट को अगर जिक्र नहीं किया जाए, सिर्फ करेंट अफेयर को ही बता दिया जाए, तो आप बता सकते हैं। हम इससे रिलेटेड मैप को नहीं देखेंगे। तो आप कमेंट में हमें इसका अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।